राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 से 190 वर्ष का कालखंड, फिरंगियों का, अंग्रेजों का राज, और उस साम्राज्य को, क्रूर साम्राज्य को, शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने वाले, सशस्त्र चुनौती देने वाले, अपना जीवन नशावर करने वाले ऐसे अमूल्य, शांत, मौन, तपस्वी क्रांतिवीर वीरांगनाओं को इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। मैं इसी कालखंड के उन सब लोगों को आपके सामने ला रहा हूँ। लगभग 639 वीडियोस आप तक पहुँच चुकी हैं और 1600-1700 ऐसे अज्ञात क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने ला चुका हूँ। उन सारी क्रांति वीर वीरांगनाओं, नायक नायिकाओं के साथ एक कल जो मैंने नाम जोड़ा था वो श्री राजेंद्रनाथ लाहिड़ी। श्री राजेंद्रनाथ लाहिड़ी के प्रथम भाग में मैंने दिया, अंत में मैंने उसमें कहा कि 10 साल की सज़ा तो उनको हो चुकी थी, लेकिन जब पुलिस को, शासन को ये पता चला कि ये श्रीमान जी तो ककोरी केस में भी, ककोरी सशक्त ट्रेन डकैती में भी ये सम्मिलित थे, तो उनको भी वहाँ से लखनऊ में उसी जेल से शिफ्ट कर दिया गया, गोंडा से, जहाँ पर वो बाकी लोग भी काकोरी केस वाले अभियुक्त ठहरे हुए थे। चलिए आ गए अपने साथियों में, मस्ती बढ़ गई। अदालत की ओर ले जाते हुए वो गीत गाते जाते गाते आते सब मस्ती से एक दिन क्रांतिकारियों को ले जाने वाली ड्यूटी लगी सूबेदार बरबंड सिंह की। अदालत से बाहर निकलते ही क्रांतिकारी लोग अपनी आदत के अनुसार श्री राम प्रसाद बिस्मिल का गीत गाने लगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सूबेदार बरबंड सिंह चीख कर बोला, आदेश दिया, बंद करो ये गाना बजाना, मेरे रहते हुए ये सब नहीं चलेगा। भला उसका आदेश क्रांतिकारी लोग क्यों मानते? गाना बंद नहीं किया। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी गाने वालों में सबसे आगे गाते हुए चल रहे थे। सूबेदार बरबंड सिंह ने राजेंद्रनाथ लाहिड़ी का गला पकड़ लिया और उस स्वाभिमानी राजेंद्रनाथ लाहिड़ी के शरीर में जैसे बिजली कौंध गई। उसने एक भरपूर झापड़ बरबंड सिंह के गाल पर दे मारा। सूबेदार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुक्का तो दमदार था ही, और वैसे भी कोई सूबेदार बरबंड सिंह को एक अभियुक्त कैदी मुक्का मार सकता है? उसके दूसरे साथी, बरबंड सिंह के दूसरे साथी, जब राजेंद्रनाथ लाहिड़ी की ओर लपके तो और जो क्रांतिकारी थे साथ में, जैसे मनमथनाथ गुप्त, शचीन्द्रनाथ विश्वास, राजकुमार सिन्हा और रामनाथ पांडे, मुक्के तान कर खड़े हो गए। आगे बढ़ो, देखते हैं। शोरगुल सुनकर जज साहब बाहर आए और मामले को शांत किया। पुलिस ने अदालत में ये मुकदमा भी दायर कर दिया, सरकारी वर्दी पर हमला हुआ है, लेकिन ये केस वापस ले लिया गया। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी के जेल में रहते हुए 2 ही शौक थे, और वे थे व्यायाम करना और पुस्तकें पढ़ना। अखाड़े में तो वो ठाकुर रोशन सिंह के साथ अक्सर कुश्ती कर लिया करते थे। बहुत शौक था कुश्ती का भी, पुस्तकें पढ़ने का, व्यायाम करने का। पुस्तकें पढ़ने का शौक अन्य क्रांतिकारियों से कहीं अधिक था। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को सबसे अधिक
था बाकी क्रांतिकारियों के मुकाबले में पुस्तकें पढ़ने का शौक। 6 अप्रैल 1927 को काकोरी केस का, काकोरी कांड का, काकोरी ट्रेन डकैती का निर्णय आ गया, निर्णय सुना दिया गया। किस किस को क्या क्या सजा मिलने वाली है, सभी को इसका अनुमान था। सभी क्रांतिकारी ये अनुमान लगा रहे थे कि राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को तो फांसी की सजा मिलेगी ही। दंड का पूर्वाभास होने के कारण जब राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को फांसी का दंड सुनाया गया तो उसके आत्मविश्वास में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। उसके चेहरे पर वही मोहिनी मुस्कान थी जो सदैव रहा करती थी, हमेशा की तरह। निर्णय पर उनकी प्रतिक्रिया थी, वो क्या थी? मेरे तो जिंदगी के थोड़े दिन हैं, थोड़े दिन की तकलीफ है, महीने 2 महीने में समाप्त हो जाएगी। परंतु उन लोगों की चिंता हो रही है जिन्होंने 14, 20 वर्ष जेल में सड़ना है, सड़ना पड़ेगा, जुल्म सहने पड़ेंगे, कठोर यातनाएं मिलेंगी। निर्णय सुनाने के बाद क्रांतिकारियों को पृथक पृथक जेल में भेज दिया गया। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में भेजा गया। क्रांतिकारियों के इस निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की गई, परंतु कोई परिणाम नहीं। सजाएं घटने के बजाय सजाएं बढ़ा दी गई कुछ लोगों की। प्रिवी काउंसिल में भी अपील की गई, परंतु वहाँ भी स्वीकार ही नहीं की गई अपील। फांसी के 3 दिन पूर्व राजेंद्रनाथ लाहिड़ी ने अपने एक मित्र को पत्र लिखा। उसका कुछ अंश इस प्रकार है। क्या था वो? आप सबने हमें बचाने का प्रयत्न किया, वो हाई कोर्ट की अपील, प्रिवी काउंसिल की अपील वगैरह वगैरह, परंतु आप असफल रहे। अरे भाई, सफल असफल नहीं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये निकलता है कि देश को हमारे बलिदानों की आवश्यकता है। फिर बड़ा दार्शनिक भाव से बोलते हैं, मृत्यु क्या है? ये जीवन का ही तो दूसरा पहलू है। जीवन क्या है? वह भी मृत्यु के दूसरे पहलू के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फिर व्यक्ति को मृत्यु से भय क्यों होना चाहिए? मृत्यु उतनी ही आवश्यक भावी है जितना कि सूर्योदय। यदि ये सत्य है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, तो मेरा विश्वास है कि हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। सभी को मेरा अंतिम नमस्कार। 17 दिसंबर 1927 की प्रातः गोंडा जेल में फांसी दे दी गई राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को, परंतु ये एक रहस्य बनकर रह गया कि फांसी की तिथि तो 19 दिसंबर तय की गई थी, फिर 17 दिसंबर क्यों? राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को फांसी के 2 दिन पूर्व फांसी क्यों? ऐसा कभी नहीं होता, ये नियमों के विरुद्ध था। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी उस दिन नित्य के नियमानुसार उठे, नित्य के कार्यक्रमों से निवृत्त होकर उन्होंने व्यायाम किया। तो प्रतिदिन 500 दंड और 500 बैठकें लगाया करते थे। उस सुबह भी ये सब किया। हाँ, वहाँ नहा धोकर उसके बाद प्रार्थना की और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जेलर के साथ चल दिए फांसी के तख्ते की ओर। जेलर ने ये सब कुछ, ये अंतिम कार्यक्रम राजेंद्रनाथ लाहिड़ी का अंग्रेज जज को सुनाया। अंग्रेज जज ने राजेंद्रनाथ लाहिड़ी से प्रश्न किया,
तुमने फांसी से पूर्व प्रार्थना की, ये तो समझ में आता है, प्रार्थना करते हैं लोग, ये तो समझ में आता है, परंतु पूरा व्यायाम किया। राजेंद्र नाथ लाडी ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, जज साहब व्यायाम करना ये मेरा नित्य नियम था, जो कभी नागा नहीं पड़ा, कभी एक भी दिन अवरुद्ध नहीं हुआ। तो फिर अंतिम दिन अब मैं मृत्यु के भय से अपना नित्य नियम छोड़ देता, अंतिम दिन के भय से। और इसलिए भी मेरी क्या मान्यता है, मैंने क्यों किया, मैं स्वस्थ होकर जा रहा हूं और स्वस्थ होकर पुनः आऊंगा, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध मैं लड़ सकूं। इस भाव के साथ मैं जा रहा हूं। मैं डर और भय में क्यों जाऊंगा। एक मरने वाले के मुंह से ये उत्तर सुनकर जज सहम गया, आश्चर्य में गुम हो गया। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर भारत माता की जय और वंदे मातरम, भारत माता की जय वंदे मातरम के घोष लगाए गए राजेंद्र नाथ लाडी के द्वारा, जल्लाद के द्वारा लीवर खींचा गया और शरीर राजेंद्र नाथ लाडी का रस्से के साथ झूल गया। गोंडा निवासियों ने राजेंद्र नाथ लाडी का शव प्राप्त करके बड़े समारोह के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया। एक वीर बहादुर, शौर्य और वीरता के कमाल का प्रश्न लिखने वाला बलिदान होकर स्वतंत्रता आंदोलन को और बल दिला रहा था, इससे और बल मिला। ऐसे वीर क्रांतिकारी, वीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर करके भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, जेलों के अंदर लंबी सजाएं भुगतते हुए, कठोर दंड सहते हुए दम तोड़ गए, काला पानी की घोर नारकीय सजाएं सहन करते हुए वहीं पर दम तोड़ गए, वहीं पर खत्म हो गए, मर खप गए। इन सबका कहीं नाम नहीं। गांव के गांव जला दिए गए, निर्दोष निहत्थों के ऊपर गोलियां चला दी गई। अमृतसर का जलियांवाला बाग निर्दोष लोगों का हत्या का बहुत बड़ा कांड हो गया। और इतने सब लोगों के बलिदान के बाद भी इतिहास में इन सब का कोई नाम नहीं। इन सब के नाम मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं। इन सब का मैं नाम आप लोगों के सामने ला रहा हूं। लगभग 1700-1800 ऐसे नाम मैं आपको दे चुका हूं, और जो नाम मैं दे रहा हूं उनमें से 99% इन महावीरों को, शौर्य और वीरता के कमाल के इन धनियों को, भारत मां के इन मुकुटमणियों को कोई नहीं जानता। इन सबको आपके सामने लाने का और आने वाली पीढ़ी को इन सब बातों की जानकारी देने का। स्वतंत्रता रात को सोए रजाई फेंकी, सुबह और उठ करके हमें आज़ादी मिल गई, ऐसा नहीं हुआ। ये सब बलिदान जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, लेकिन इतिहास में नाम नहीं। ये पाप जो नेहरू एंड कंपनी ने किया, इन दुष्ट कांग्रेसियों ने आज़ादी के टाइम में भी वो अंग्रेजों की ही षड्यंत्रों का शिकार होकर के उन्हीं के लिए पूरक हो रहे थे। और आज़ादी के बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिंदा और मुर्दा मिलेगा तो हम आपको सौंप देंगे, ये नेहरू एग्रीमेंट कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। और ये जो मैंने बता रहा हूँ, ये बलिदान, कमाल के बलिदान, एक के बाद एक 1700-1800 बलिदान मैं आप लोगों के सामने ला चुका हूँ। अभी इसी कालखंड 190 वर्ष के कालखंड में लगता है कि 2000 से ऊपर लोग हो जाएंगे। और फिर जब सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का सारा कालखंड लूँगा तो ऐसे 5-6 हज़ार क्रांतिवीर वीरांगनाएं और इन सब को आपके सामने लाऊंगा।
मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।